मरकजी सरकार की मस्कुलर पॉलिसी जम्मू कश्मीर में खराब सूरत हाल और हालिया हलाकतों के लिए जिम्मेदार। होशरू चाडूरा में अमरीन भट्ट के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बड़ी अजीब बात लग रही है कि 24 घंटों के बाद ही हमलावरों की भी मारने का दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर बताया, हमें महफूज रिहाइश तक महदूद रखना काफी नहीं, साजगार माहौल पैदा होना बहुत जरूरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट मामले में ईडी ने समन किया जारी। 31 मई को श्रीनगर के ईडी दफ्तर में लगेगी फारूक अब्दुल्ला की हाजिरी। महबूबा मुफ्ती की बहन को रुबिया सईद अगवाकारी मामले में सीबीआई अदालत ने 15 जुलाई को किया तलब। एसीबी ने साबिक कमिश्नर एसएमसी के घर पर की छापामारी, पूछताछ के साथ साथ दस्तावेजात भी खंगाले। और अवंतीपुरा व सौरा में अलग अलग 2 झड़पों में पुलिस ने लश्कर के 4 मिलिटेंट को हलाक करने का किया दावा। 3 दिन में 10 मिलिटेंट जाम बहक हुए। आईजी ने खातून फनकार अमरीन भट्ट के कातिलों को भी जाम बहक करने का किया दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4:05 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उमर अब्दुल्ला से भी पहले महबूबा मुफ्ती के उस बयान से जो आज उन्होंने होशरू चाडूरा में, जहां हाल ही में अमरीन भट्ट नामी एक टीवी फनकारा को कुछ मिलिटेंटों ने जाम बहक किया और उसके बाद उनके लवाहिकीन के साथ आज महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी लोन हाजुरा, मोहम्मद यासीन भट्ट उनके घर गए हुए थे और जहां पर उन्होंने जो लवाहिकीन के हैं उनके साथ ताज़ियत पुरसी की। और इस गम के इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने लवाहिकीन का साथ दिया और इस मौके पर उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की कुलहुम सूरत हाल पर भी नजर डाली। और महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरियों को मारने का सिलसिला लगातार जारी है और अब बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर और खास तौर पर कश्मीर के अंदर ये मामूल बन चुका है और मरकजी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने होशरू चाडूरा में आज ताज़ियत पुरसी के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यह दरअसल मरकजी सरकार की मस्कुलर पॉलिसी का नतीजा है। यानी महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जो मरकजी सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादती की जो पॉलिसी है, सख्तगीर पॉलिसी वो अपना रही है, जिससे महबूबा मुफ्ती मस्कुलर पॉलिसी नाम देती है। और उनका मानना है कि ये उसी मस्कुलर पॉलिसी का नतीजा है कि जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर हालात बेहतर होने के बजाय अबतर या खराब हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यह बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी और मजहबी बुनियादों पर ट्रीट किया जा रहा है। यानी पीडीपी जो इससे पहले भी कहती आई है कि जम्मू कश्मीर एक सियासी इशू है और सियासी महाज पर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात होनी चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बदकिस्मती की वजह से जम्मू कश्मीर को मजहबी और सिक्योरिटी बुनियादों पर ट्रीट किया जा रहा है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, तो इस वजह से यहाँ दूसरा सलूक या दूजा सलूक यहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है और दूसरी जानिब यहाँ मिलिटेंसी है, तो इस वजह से इसे सिक्योरिटी बुनियादों पर ही ट्रीट किया जाता है। महबूबा मुफ्ती से सवाल किया गया है कि पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया है कि अमरीन भट्ट जो कि टीवी अदाकारा थी, उसके जो कातिल है उन्हें पुलिस ने मारने का दावा किया है। तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह अजीब बात लग रही है कि जब कहीं पर भी किसी को मारा जाता है तो उसके 24 घंटे बाद ही उन्हें, यानी उन हमलावरों को वो मारने की बात की जा रही है। ताहम महबूबा मुफ्ती ये बयान देते हुए उन्होंने कम अल्फाज का इस्तेमाल किया, बड़ा महदूद उन्होंने इसमें अल्फाज किए और कहा कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं, बल्कि इतना कह दिया
कि यह अजीब लग रही है कि जहां कहीं पर भी किसी को मारा जाता है तो उसके फौरन बाद ही पुलिस की जानिब से यह दावा किया जाता है कि हमलावरों को भी मारा गया है। और साथ ही साथ महबूब मुफ्ती ने यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि यहां इस घर के अंदर जो अब इस घर के लिए कमाने वाला कोई नहीं बचा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती थी कि इन आयाम में, इन हालात के दौरान यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए था। और उसके बाद इस घर को चलाने वाला कोई नहीं है, तो यहां के लोगों को जिस तरह से मुआवजा चाहिए था, उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को जो है इस हवाले से पहल कर लेनी चाहिए थी। महबूब मुफ्ती क्या कुछ कहती है, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तूं है, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोस्त की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए मरते हैं लोग, तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। जो यहाँ इस इलाके के जो डीसी हैं उनको यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये गरीब घर है, ये फकत एक अपना रोजगार कमाती थी, इनके घर में रोजगार का कोई वसीला नहीं है। डीसी साहब को आके यहाँ जो है ये जो इनका जो घर में इनका जो दामाद है, बिकॉज इसका कोई बेटा नहीं है, वो बेटे की तरह इसकी खिदमत करती थी बाप की, उसको रोजगार मिलना चाहिए। और खुशरूख चावड़ा के अंदर महबूब मुफ्ती को आप सुन रहे थे, लेकिन इधर जो हालात को लेकर महबूब मुफ्ती ने मरकजी सरकार को मुअर्रिज़ इल्जाम ठहराया, वहीं पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हवाले से एक ट्वीट जो है जारी किया गया है। और उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट में कहा है कि इंतजामिया यानी सरकार की तरफ उनका इशारा था कि इंतजामिया का ख्याल है कि हमें इन्वर्टेड कामाज़ में महफूज रिहाइश तक, सेफ एकोमोडेशन तक महदूद रखना सरकार की बड़ी कामयाबी है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार हमें काम करने के लिए साजगार माहौल फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। यह उमर अब्दुल्ला ने कहा। क्यों रही है? उनका कहना है कि अगर हम लोगों की खिदमत करते तो उसमें जो सरकार है उनकी बड़ी शिकस्त होती, लेकिन हमें माहौल साजगार नहीं मिल रहा है। हमें अगर कहीं पर जाना होगा तो ठीक तरह से नहीं जा पाते हैं, या हालात ऐसे बन रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ जो बेहतर माहौल है, साजगार माहौल है, उसकी कहीं कहीं पर भी दूर दूर तक कोई निशाना नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिनकी एफिलिएशन है, जिनने इलेक्शन लड़े होंगे, उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना या सेफ एकोमोडेशन देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये कोई बड़ी कामयाबी सरकार के लिए है, बल्कि एक पुरअमन माहौल पैदा करना, पुरअमन और साजगार माहौल तैयार करना, उससे एक हुकूमत का एक बड़ा काम समझा जा सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की हैं वो लोगों के पास जाती, उनके दुख दर्द समझती, उनके मामला हल करती, तो उससे बीजेपी की सरकार जो है उसको नुकसान पहुंचता, उनको शिकस्त होती। तो इसी वजह से यहाँ हालात ठीक नहीं रहते हैं। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया। चलिए उमर अब्दुल्ला के बाद बात करते हैं आईजीपी कश्मीर की, क्योंकि आईजीपी कश्मीर की जानिब से आज जो स्टेटमेंट दिया गया है अवंतीपोरा एनकाउंटर और सौरा एनकाउंटर के बारे में, क्योंकि दोनों एनकाउंटर्स जो है वो रात के दौरान हुए और दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट जाँ बहक हुए पुलिस के मुताबिक। और पुलिस ने अवंतीपोरा में अमरीन भट्ट जो खातून फनकार खुशरू चावड़ा की रहने वाली है, उसके हमले में या उस जिन लोगों ने उसे मारा था
उसमें जो मामले में जो मुलविस मिलिटेंट थे उन्हें भी हलाक करने का दावा किया है। आईजीपी कश्मीर ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर मीडिया के साथ बात भी की है, ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 रोज में 10 मिलिटेंट जाम बहक हुए हैं। अवंतीपुरा में 2 और सोरा में भी आज 2 मिलिटेंट जाम बहक हुए हैं और जो अवंतीपुरा के मिलिटेंट हैं उसमें शाहिद मुश्ताक भट्ट साकिन हुफरू चाडरा के बतौर उसकी शनाख्त हुई है। फरहान हबीब साकिन हकरीपुरा पुलवामा के बतौर दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त हुई है, जबकि सोरा के अंदर जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी जो शनाख्त है वो शाकिर बाजा और आफरीन आफ्ताब साकिन त्रुंज शोपियां के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनके बतौर उनकी शनाख्त हुई है, यह आईजीपी कश्मीर ने कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक 3 दिन में 10 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनमें से 7 लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे, जबकि 3 मिलिटेंट जो है वो जाम बहक हुए हैं और उनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से है। आज की इन झड़पों के दौरान भी पुलिस ने असलिया और बाकी जो बारूद है उसको बरामद करने का दावा किया है। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब क्या याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, इनको जस्टिस मिला है। तो सर कितने टेररिस्ट मारे गए हैं इन दिनों में? पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मारा गया है, जिसमें 3 जैश-ए-मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। चलिए अगली खबर में ईडी के समन के बारे में, जो कि मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम आई है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम ये समन में अब कहा गया है कि उन्हें 31 मई को श्रीनगर के दफ्तर में जो ईडी का ऑफिस है वहां पर हाजिर होना होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से इस समन के बाद ही यह कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये अब मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनके लिए मामूल बन चुका है कि उन्हें ऐसे इदारों की जानब से तलब किया जा रहा है। ताहम इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ट्वीट में यह भी कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इससे कबल भी तहकीकाती इदारों को अपना भरपूर ताउन देकर मासूम होने का सबूत पेश किया। वहीं पर आइंदा भी वो ऐसे इदारों को अपना ताउन जारी व सारी रखेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि रुबिया सईद अगवाकारी मामले में महबूबा मुफ्ती की जो बहन है उससे भी अब तलब किया गया है और रुबिया सईद को अजकुद तलब किया गया है CBI की अदालत में और उन्हें भी कहा गया है कि वो 15 जुलाई को कोर्ट में हाजिर हो जाए, बतौर गवाह होने हाजिर होना है। न सिर्फ इतना, बल्कि तीसरा एक वाक़ा एंटी करप्शन ब्यूरो का है और एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से आज हुमामा के अंदर छापामारी हुई है और इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाबस्ता साबिका कमिश्नर के घर पर यह छापामारी हुई है। क्या कुछ है मुकम्मल तफसीलात, तीनों खबरों के हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे 3 अलग अलग वाक़ात, एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन करना ईडी की जानिब से, महबूबा मुफ्ती की जो बहन है उन्हें भी अब कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है और तीसरी जगह आज ACB की जानिब से हुमामा के अंदर छापामारी हुई है। जानना चाहेंगे तीनों वाक़ात के हवाले से क्या कुछ मुकम्मल तफसीलात। देखिए हिलाल आपने बता ही दिया, यानी ईडी, उसके साथ साथ टाडा कोड और फिर ACB। तो ईडी के हवाले से सुबह से हमारे जो नाज़रीन है वो जानते ही होंगे कि ईडी ने बाज़ाब्ता तौर पे समन जारी किया है और 31 जुलाई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला भी हैं, जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला हैं, साबका मरकजी वजीर हैं, MOS रहे हैं मरकज़ में, और उन्हें ईडी ने क्रिकेट स्कैम जो है उसमें जो 92.4 करोड़ रुपए का जो करप्शन का केस है उसमें एक बार फिर
फिर तलब किया है और ये उनकी तीसरी पेशी है। इससे पहले उनको 2 बार बुलाया गया है और दोनों बार उनसे पूछताछ की है और ये तीसरी पेशी है। और इस पेशी के पस मंजर जो शाम गए, जो श्रीनगर पुलिस की तरफ से ईडी का जो नोटिस है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को थमाया गया है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है वो सरापा एहतजाज या यूं कहें सीखपा नजर आ रही है। पहला ही उनका स्टेटमेंट यही है कि चूंकि मामला अदालत में चल रहा है तो इसलिए ईडी वगैरह जो है, जो भी इस पे जो एजेंसीज अब कार्रवाई कर रही हैं, ये जो है ये जेन्युइन नहीं है। और ये साफ तौर पे जब उनसे बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, जो मुल्क से लेके यहाँ जम्मू कश्मीर तक सरकार पर उनका इल्ज़ाम है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स करी है अपोजिशन को दबाने के लिए। और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद जो गुपकार अलायंस बना है, उस गुपकार अलायंस में दरारें डालने के लिए, उस गुपकार अलायंस को ख़त्म करने के लिए ये दिल्ली की एक तरह से कोशिश है। इस पर गवर्नमेंट का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेकंड लाइन है उनका वर्जन है। अभी हम इंतजार करेंगे फारूक अब्दुल्ला के वर्जन का, वो क्या उस पर कोई स्टेटमेंट देते हैं या नहीं। लेकिन सेकंड लाइन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो इस पर सरा सीखपा है और बता रही है सिर्फ ये दबाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनका ये भी कहना है कि कुछ भी हो जाए, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, किसी पे भी कुछ हो जाए, लेकिन ये गुपकार अलायंस ये टूटने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ जो दूसरा है, ये टाडा कोर्ट जम्मू की समन है और ये रूबिया सईद को है, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की साहिबजादी हैं, महबूबा मुफ्ती की बहन है और वो बाहर चेन्नई में उनकी शादी हुई है। 1999 में जो कश्मीर में एक बड़ा जो किडनैपिंग हुआ था रूबिया सईद का, ये वही रूबिया सईद हैं। और इसके बदले में तब 5 मिलिटेंट्स को, जो बड़े कमांडर्स थे, उनको रिहा किया गया था। 89 का ये वाक़ा है। और उसी मामले के पस मंज़र में अब जो है टाडा कोर्ट जम्मू, उन्होंने समन जारी किया है और रूबिया सईद को 15 जुलाई को जम्मू टाडा कोर्ट बुलाने के लिए समन जारी किया है। लेकिन क्या रूबिया सईद वहां कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो एक्यूज्ड नहीं है बल्कि उनको एज ए विटनेस उनने कोर्ट ने समन किया है, तो क्या वो एज ए गवाह वहां पे जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि इस सारे के पीछे एक बड़ी सियासत भी, फिर सियासी बिल्कुल सनम, जब हम सियासत की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो मरकजी सरकार पर या उनकी एजेंसियों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि जो गुपकार अलायंस है उसको तोड़ा जा सके। तो हम रेगुलरली देख रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती को इससे पहले समन किया गया, उनकी वालिदा को समन किया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी समन किया गया और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला को भी समन किया गया। तो इन अदर वर्ड्स क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर यही चीज सच में है तो फिर गुपकार अलायंस अभी मजबूत है? देखिए, गुपकार अलायंस के जितने भी दड़े हैं, चाहे उनके तारिगामी हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी अभी 2 पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दड़ों से बात हुई है। उनका कहना है कि इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं और राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और इन 2 चुनावों के लिए जहां इस वक्त महंगाई की दर 9% के आसपास है, अफरात ज़र 11 के आसपास पहुंच चुकी है और ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा है जब बीजेपी या यूं कहें मोदी सरकार ने बड़े दावे किए थे, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे और उसके साथ साथ हालात मुल्क के रहे, कोविड रहा, तो उस बीच में सरकार कुछ कर नहीं सकी। तो इन 2 चुनावों के लिए कुछ न कुछ गर्म रखना है, तो गर्म कश्मीर से ज्यादा कुछ गर्म रह नहीं सकता है। और यही वजह है कि जो फैसले अदालतों के जरिए सुनाए जाती है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कहती है। और उसके साथ साथ ये ईडी की छापामारी, या यूं कहें कश्मीर बिकता है तो कश्मीर को बेचने के लिए, इंतखाबात में बेचने के लिए ये शुरुआत है, ये पहल है और ये आगे भी चलता रहेगा। चलिए, यानी कश्मीर की कीमत अगर देखा जाए तो मुल्क की सियासत के अंदर काफी ज्यादा है और यही वजह है कि कश्मीर के मामलात मुल्क के अंदर जो है काफी कीमती नजर आ रहे हैं। लेकिन एसीबी की जानब से आज रेड डाली गई थी हुमामा के अंदर। क्या है मुकम्मल वाक़ा? क्योंकि माना जाता है कि इस पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक साबिका ऑफिसर या हम कह सकते हैं कमिश्नर, उनके घर पर यह छापामारी हुई थी। तो किस मामले में, किस नतीजे में यहां पर यह छापामारी हुई थी? देखिए, शौकत जरगर एसीबी के श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्स कमिश्नर रहे हैं, 2017-18 में वो रिटायर हुए हैं और इल्ज़ाम है उन पे, 2 इल्ज़ाम है। एक तो उनके पास इल्ज़ाम एसीबी ने ये लगाया है कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सनत नगर जो हाई प्रोफाइल एरिया है वहाँ पे है, उसके साथ साथ जो हुमामा का हाई प्रोफाइल ये एरिया भी माना जाता है, यहाँ पर भी है। श्रीनगर के रिगल चौक के नज़दीक उनका एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। इन तीनों के हवाले से बताया जाता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज ये हैं, ये चूंकि वो डाउनटाउन के इलाके के रहने वाले हैं तो वहां से लेके यहां तक जितने भी उनके सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा है। और उसके साथ साथ उन पे दूसरा इल्जाम है कि जब वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रहे तो लास्ट टेन्योर में जब उनका रिटायरमेंट का कुछ टाइम बचा था उससे पहले ही उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स किए हैं, कुछ ट्रांसफर्स किए हैं, कुछ पोस्टिंग्स की हैं और कुछ प्रमोशंस की हैं। तो इन्हीं सभी चीज को लेके डिपार्टमेंट ने पहले भी एक इंक्वायरी इस पर शुरू कर रखी थी और उस इंक्वायरी के साथ साथ अब मामला जो है एसीबी को सौंपा
सौंपा गया है और एसीबी ने आज उनके घर पे छापेमारी की, कागजात वगैरह जांच वगैरह जो है वो की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो अपने कब्जे में लिए हैं। अब देखना ये है कि इस सारे मामले में क्या कुछ निकल के आता है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, पूरी जानकारी और अपना एनालिसिस देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे ईडी के समन और उसके साथ साथ जो रुबिया सईद अगवाकारी मामले में रुबिया सईद को कोर्ट के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया है और एसीबी की जानिब से जो हुमामा के अंदर आज कार्रवाई हुई है उस पर मुफस्सल रोशनी डालने के लिए। तो इस तरह से 3 ऐसी खबरें थी जहां पर आज तफ्तीशी इदारे कहीं ना कहीं काफी मुतहरिक नजर आ रहे थे। नाज़रीन, श्रीनगर के डल लेक के अंदर जो घाट नंबर 16 है वहां पर दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में न सिर्फ पूरा जो हाउस बोट है वो नजरातश होकर गया, बल्कि इस वाक़े में एक 9 साल की बच्ची भी झुलस कर जाम बहक हो गई है। नादिया बशीर, इस 9 साल की बच्ची की शनाख्त हुई है जो कि मरहूम बशीर अहमद गोस्वानी यानी जो पहले ही यतीम थी उसकी भी मौत वाक़ा हुई है और माना जा रहा है कि दौरान शब ये वाक़ा करीम हाउस बोट जो डल झील के अंदर घाट नंबर 16 के बिल्कुल मुत्सिल है वहां पर यह वारदात हुई है जिसमें इस 9 साल की बच्ची की भी मौत वाक़ा हुई है और जो हाउस बोट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। नार हांग तमक तिछन पाई कित के लोग न आवे ओच मजे सरी बुत सरी शूर पूरस शूर ये शंगित ये गई न नार सित हुशार की बाकाय तक यम शूर तस तथमस यम गई हुशार ये गई युथु अस योता त्रयिक मेलो मोर पान मेदमस नौन छ अंदरी इधर शोपियां के अंदर भी एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में लगभग 100 के करीब जो भेड़ है वो मर गए हैं। माना जा रहा है कि कल यहां इलाके में जालाबारी हुई थी और जालाबारी और तेज बारिशों के नतीजे में यहां जांच मर्ग शोपियां के अंदर 100 के करीब जो भेड़ है वो मर गए और इस दौरान माना जा रहा है कि पहले 6 जो भेड़ है वो बारिश और जालाबारी के नतीजे में मर गए थे और बाकियों को अगरचे इन भेड़ के मालिकान ने तबेलों में ले लिया था, ताहम सुबह जब वो उठे तो उनका मानना है कि लगभग बाकी जितने भी वो भेड़ थे वो मर चुके थे। यानी 6 पहले ही तालाबारी और बारिशों के नतीजे में मर गए थे और उसके बाद जब उन्हें शेल्टर के अंदर रखा गया तो वहां पर बाकी जितने भी भेड़ थे वो मर चुके हुए थे। इस हवाले से मामला भी दर्ज हुआ है और तहकीकात भी शुरू हो रही है कि वजह क्या हुई है इनके मरने की। इस हवाले से अब जांच की जा रही है। कल शाम को ओले पड़ना शुरू हो गए वहाँ पे, तो ओले की वजह से मतलब 6 नाग में वहाँ पे मर गए उधरी। जब 6 नाग उधरी मर गए, रात को 11 बजे हम इनको लेके उधर से इधर आए तो 3 जगह पे हमने 3 तबेले में अलग अलग रखे। तो सुबह जब हम आए यहाँ पे देखने के लिए, वापस लेने के लिए, तो सब मर चुके। तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ओले की वजह से जो हमें 6 नाग उधर मर गए, हमने सोचा कि बाकी भी मर सकते हैं, बचाने के लिए हमने उधर से यहाँ पे लाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या पता था, अब इंसाफ चाहिए हमें। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे आया? हाँ, सब आए थे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? देखा, उन्होंने बोला अब देखेंगे, इंसाफ करना है हमारे साथ। चलिए, शोपियां के ये मुतासरीन इंसाफ मांग रहे थे और इंसाफ से इनका मुराद है कि इनकी इमदाद सरकारी स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान, जो नुकसान 30 से 40 लाख के बराबर बताया जाता है। तो ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।